Over to you, Rubika, and this is going to be a fantastic discussion, ladies and gentlemen. Big round of applause. हाँ तो भाई खूब जादू देख लिया आपने, खूब माइंड रीडिंग हो गई, अब बारी हमारी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि हमारे सामने हमेशा राजनेता होते हैं और इनका दिमाग पढ़ना सुहानी के लिए भी, मैं बता देती हूँ, टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। सुहानी होती तो मैं बुला देती, क्योंकि हर मौसम इनके मिजाज बदल जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जो हमेशा आंधी की तरह राजनीतिक गलियारों में आया, आजकल युवाओं का दिल जीत रहा है। नाम है चिराग पासवान, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू। बिहार की राजनीति में चमक रहे हैं, एकदम एक अलहदा मुकाम बनाने की कोशिश में है। लेकिन आजकल आपका एक बयान बहुत चर्चा में, और खासकर वक्फ बिल के पास हो जाने के बाद आपने उसका स्वागत किया, आपके सांसदों ने साथ दिया, लेकिन आप याद दिला रहे हैं कि मेरे पिताजी तो मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहते थे और मुसलमानों से उनको इतनी मोहब्बत थी कि वो बिहार के लिए एक मुस्लिम चेहरा चाहते थे। उनकी वजह से, उस चाहत की वजह से उन्होंने विधायकों को खोया है। मतलब इस बयान के माने क्या है, आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब आप चिराग पासवान का बहिष्कार करते हैं और कुछ ऐसे धार्मिक संगठन, पहली बात तो बिफोर आई बिगिन दिस आई वुड वांट टू से, मैं ये मानता हूं और मैं चाहता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जहां पे धार्मिक संगठन राजनीतिक पक्षपात ना करें और राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों पे चर्चा ना करें। जिस दिन अगर हम लोगों ने इन दो चीजों को अलग कर दिया ना, राजनीति से धर्म को अलग कर दिया और धर्म से राजनीति को अलग कर दिया, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या का समाधान वहीं पे हो जाएगा। बट बहरहाल, नहीं, बट बहरहाल से पहले, चूंकि आप कहते हैं राजनीतिक पार्टियां रिलीजियस मुद्दों पर या रिलीजन को डिस्कस ना करें, जब आप ये कहते हैं तो वो 4 उंगलियां आपकी तरफ नजर आती है, या ये कहिए वो 3 उंगलियां आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा हैं। एब्सोल्युटली। बीजेपी को कहते हैं कि हिंदुत्व का परचम बुलंद करने वाली पार्टी है। चिराग पासवान ने माथे पर माशाल्लाह बड़ा सा टीका लगाया हुआ है, इतने सारे कलेवा अपने बांधे हुए हैं, और बीजेपी ये कहती है कि राम मंदिर हमने बनाया, फख्र से कहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो चर्चाएं करती है हिंदुत्व पर, वो आपको नहीं चाहिए? मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और मैं चाहता हूं कि इस पे कोई चर्चा किसी को नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं टीका लगाऊं, मैं कलेवा पहनूं, मैं पूजा करूं, मैं कुछ करूं, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। इसमें किसी दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति एंड लीस्ट ऑफ ऑल राजनीतिक दल को कुछ कहने का हक, अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं अपनी आस्था का पालन कैसे करता हूं, मुझे कहां पूजा करनी है, मुझे कहां नमाज पढ़नी है, मुझे किस गुरुद्वारे में जाके माथा टेकना है, या कहां किस चर्च में जाके मुझे कैंडल जलानी है, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ए, आप कोई नहीं होते मुझे बताने वाले। बी, नहीं बोलना चाहिए। बड़े विषय हैं, बड़े एजेंडे। रूबिका जी, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, मुझे तकलीफ इस बात की होती है, अगर ये विषय नहीं हो तो हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंटल इश्यूज पे चर्चा करेंगे जो होनी चाहिए। टुडे यू हैव कॉल्ड मी हियर एज अ खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। यू शुड बी आस्किंग मी व्हाट हैव यू डन पास्ट 6-8 महीने में, आपने क्या किया अपने मंत्रालय में। आई एम गोइंग टू आस्क यू, ये विषय होने चाहिए। बट दिक्कत ये है कि जब ये हिंदू मुस्लिम चलता रहता है, और मुझे पता है आप फिर बोलेंगे कि 3 उंगलियां मेरी तरफ उठ रही हैं, बट अगर मेरी तरफ उठ भी रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं उन चीजों को वॉइस भी ना करूं जो मैं सोचता हूं। अगर मेरे सहयोगी में से भी कोई है, अगर वो भी गलत कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी भी तो मेरी ही बनती है कि मैं कम से कम फ्लैग ऑफ। वो भी गलत कर रहे हैं, या आपको लगता है कि बीजेपी गलत कर रही है? क्योंकि बीजेपी तो कहती है विरासत भी और विकास भी। मैं कतई मैं इसको जनरलाइज करके पूरी पार्टी पे नहीं, मैं ये मानता हूं कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी भी राजनीतिक दल में, और वो हर पार्टी में होते हैं। कई बार मैं खुद अपनी ही पार्टी में कितने नेताओं को मुझे टोकना पड़ता है कि भाई ये मत बोलो, ऐसा मत कहो, ये मत करो। तो होते हैं कुछ लोग जिनको सूट करती है ये पॉलिटिक्स, जहां पे आप सांप्रदायिकता के आधार पर, कम्युनलिज्म के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं। नॉट ओनली कम्युनलिज्म, इवन कास्टिज्म। आई कम फ्रॉम अ स्टेट जहां की पॉलिटिक्स इज डोमिनेटेड बाय द कास्ट सिनेरियो देयर। सो कई लोग जातीयता के आधार पर, आई हैव अ रीजनल पार्टी देयर हु फ्लॉन्ट्स MY समीकरण। व्हाट इज MY समीकरण? इट्स अ समीकरण बेस्ड ऑन जातीयता एंड सांप्रदायिकता।
इस चीज पे बना हुआ वो समीकरण है। ऐसे में जो लोग ये करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, मैं मानता हूं कि वो देश के हित में तो कतई नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ये पार्टियों को नहीं करना चाहिए। एमवाई समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की तरफ, सांप्रदायिकता की तरफ आपको लेकर जा रहा है। बट यू डिडंट लेट मी कंप्लीट द आंसर। अच्छा ठीक है। द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी कि मैंने पिताजी का वो जिक्र क्यों किया। एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रही थी कि आपका भी एक मुश्त वोट बैंक है। बिल्कुल है। मैं उसको वोट बैंक नहीं मानूंगा। मैं उसको उन समर्थक की तरह मैं देखता हूं जो आपके विचारों के साथ जुड़ते हैं, और वो जाति धर्म के आधार पर नहीं है। वो मेरे वो सपोर्टर्स हैं या मेरे पिता के वो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी पर विश्वास किया। मैंने अपने पिता का तो आप सोचते हैं ना, पॉलिटिकल पंडित ये मानते हैं कि वो आपकी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, इसीलिए वो आपका पक्का वोट बैंक है। जो भी टर्मिनोलॉजी आपको देनी है, बट मेरी सोच इसमें थोड़ी सी अलग है। ऑलराइट, बट देन लेट मी कंप्लीट। हाँ प्लीज। सो वाई, क्यों मैंने उस बात का मैंने जिक्र किया, क्योंकि जब कुछ धार्मिक संगठनों ने मेरा बहिष्कार किया और ये कहा कि चिराग पासवान से दूरी बना के रखी जाए, क्योंकि ये एक ऐसे विधेयक का समर्थन कर रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है, विदाउट इवन गेटिंग इनटू द मेरिट्स की उसमें क्या है, मैं किस चीज का समर्थन कर रहा हूं, किस चीज के सजेशन मैंने दिए, क्या सुझाव दिए। आपने मेरा तो बहिष्कार किया, जिसके पिता ने अपनी पार्टी को 2005 में समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। तथाकथित जितनी सेक्युलर पार्टीज हैं जिन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पे सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट का काम किया है, आप उनका संरक्षण आप कर देते हैं। ये वो दल हैं जिनके बारे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में कहती है कि देश में मुसलमानों के हालात कितने बदतर हैं। कौन था 2006 से पहले देश की राजनीति में, या मेरे प्रदेश का ही जिक्र कर लीजिए तो निरंतरता में 15 साल लालू जी रहे, 90 के दशक से राजद रही वहां पे। उससे पहले लालू जी, उनके परिवार के आदरणीय राबड़ी जी, यही लोग रहे। देश में आप देख लीजिए कांग्रेस समर्थित सरकारें। ऐसे में जब आप खुद अपने आप को यूज करने देते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि इसमें क्या संशोधन किए गए हैं, वो कैसे गरीब मुसलमानों को फायदा देंगे, बिना इस बात को समझे हुए एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। सीए के वक्त रूबिका जी क्या हुआ था, यही हुआ था। देश भर में आगजनी का माहौल बना दिया था। उस वक्त मैंने पार्लियामेंट में मैंने स्पीच दी थी, प्लीज अगर होगा तो आप उस स्पीच को सुनिएगा। उस वक्त मैंने कहा था कि हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी 2-4-6 महीने में पता चल जाएगा कि किसकी नागरिकता छीनी गई। फॉल्स नैरेटिव ऐसे सेट किया जाता है, एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बता दिया गया और लोगों को डरा दिया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। धारा 370 हटने पे धमकी दे दी गई कि देश भर में आगजनी का माहौल हो जाएगा। ट्रिपल तलाक के वक्त भी ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे पता नहीं हम लोग क्या अहित कर रहे हैं मुसलमान औरतों के साथ। ऐसे नैरेटिव जब आप सेट करते हैं और उसमें जब ऐसे धार्मिक संगठन आपका साथ देते हैं बिना सोचे हुए कि गरीब मुसलमानों का हक अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए, ये गलत है। ओके, अब मैं समझ गई कि आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां गफलत फैलाने की कोशिश करती हैं, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये तो एक तरफ है। दूसरा, मुसलमान बहुत हद तक ये मानते हैं, और आप भी जानते हो, वो आपका वोटर भी नहीं है, वो बीजेपी का वोटर भी नहीं है। और ये मैं सीएसडीएस के आंकड़ों के आधार पर बोल रही हूं, हवाई बातें नहीं कर रही हूं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये जो एक परसेप्शन है, आपके लिए नहीं लेकिन बीजेपी के लिए, कि वक्फ में देख लीजिए, जमीनों पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। आरएसएस ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि मुसलमानों को एक कोने में धकेल के रखना चाहिए। क्यों कौम को इस बात पर ज्यादा विश्वास होता है बनिस्बत इस बात के जो आप कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। वक्फ में मुसलमानों और गरीब मुसलमानों, यतीमों, बेवाओं के लिए अच्छा काम हो, उसके लिए वक्फ को पारदर्शिता लाने का काम हो रहा है। ये बात मुसलमान ज्यादा यकीन नहीं कर रहे हैं। उनको इस बात पर यकीन है कि ये कब्जा कर लेंगे। क्योंकि हम लोग क्या है, ढिंडोरा पीटते नहीं है बैठ के। और मैं मानता हूं कि समय दीजिए, समय के साथ परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों का विश्वास आपके साथ जुड़ेगा। उदाहरण मैंने दिया ही ना, सीए में बता दीजिए किसकी नागरिकता छीन ली गई, धारा 370 हटने के बाद बता दीजिए क्या हुआ, क्या कहा था इन्होंने, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जम्मू कश्मीर से, अब कभी चुनाव नहीं होगा वहां पे। क्या हुआ, चुनाव हुए ना, वापस से उमर अब्दुल्ला जी ही वहां पे जीत कर आए, वही वहां पे मुख्यमंत्री बने, व्यवस्था वैसी की वैसी बनी। समय बीतेगा, अपने आप पता चलेगा। जब ये जो नए संशोधन हम लोगों ने किए हैं, जिसको लेके भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम लोग जमीन हड़पना चाहते हैं, हकीकत है कि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो कितनी व्यवस्था आप तैयार कर सकते हैं समाज के गरीब मुसलमानों के लिए, जो आपकी जिम्मेदारी थी, जो आपने नहीं किया। और क्या किया आपने, विवादों में उलझा के रखा। आज कितने लोग गए सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय गए दरवाजा खटखटाने इसके अगेंस्ट में, आपको तकलीफ हुई तो आप न्यायालय जा रहे हैं।
आपने गरीब मुसलमानों को ये हक तक नहीं दिया था अनेकों प्रावधान में कि वो न्यायालय तक भी जा सके। उनके पास तो ये भी नहीं था। अगर हमने इस प्रावधान को बदल के उसमें संशोधन किया कि कम से कम एक गरीब मुसलमान न्यायालय जा सकता है, जैसे आप जा रहे हैं, जब आपको मिर्ची लगी उसको तकलीफ होगी तो वो जा भी नहीं सकता था। आज अगर हमने उनको वो हक दे दिया तो क्या गलत किया? नहीं तो फिर मुसलमान मानता क्यों नहीं है इस बात? मान जाएंगे, कैसे मानेंगे? समय दे दीजिए। आपको लगता है वो आपकी तरफ कभी आ रहे कभी हैं? होता क्या है ना कि झूठ इतनी जोर से बोला जाता है। इसी लोकसभा में देख लीजिए क्या किया था विपक्ष ने। खतरे में आ जाए, संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। आज मुझे बताइए 9 महीने हो गए, पूछिए इन लोगों से कि कहां का संविधान खत्म कर दिया गया या कौन से, किसका आरक्षण छीन लिया गया या कौन से लोकतंत्र की हत्या हो गई। अगर आपको सिर्फ झूठ बोल के राजनीति करनी है तो फिर ये सोच कम से कम हम लोग की तो नहीं हो सकती है। अच्छा, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, राहुल गांधी एक के बाद एक दौरा कर रहे, 4 दौरे कर लिए हैं। करें, हमारी मदद करते हैं जितने दौरे वो करते हैं। कन्हैया कुमार उनके साथ है। सोचिए कौन है उनके साथ। अरे आपको सोचना है, चुनाव आप लड़ रहे हैं, मैं क्या करूंगी सोच के। देखिए रुबिका जी, सारी चीजें एक तरफ, बट राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। कतई कितने भी बंटवारे की राजनीति कर लें, सांप्रदायिकता, जातीयता जो कर लें, बट व्हेन इट कम्स टू द नेशन उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं ईमानदारी से हर इंडिविजुअल, हर भारतीय को सोचना चाहिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो देश में रहकर बंटवारे की राजनीति करता हो, जो देश में रहकर भारत के टुकड़े रखने की सोच रखता हो, क्या ऐसे व्यक्ति के साथ किसी को भी जुड़ना चाहिए? और देश की एक बड़ी पार्टी, और बड़ी पार्टी नहीं जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो हमारे एलओपी हैं लोकसभा में, वो उनके साथ खड़े होते हैं जिन्होंने देश के टुकड़े करने के नारे लगाए। ये उचित नहीं है। नहीं, पर वो ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसे कोई नारे नहीं लगाए, कहीं भी ये साबित नहीं हो पाया है, और हाँ मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से हूं, मैं बीजेपी के टुकड़े करने के लिए आया हूं। सीधे तौर पर उन्होंने ये बयान प्रयास करें, उनके नेता भी यही प्रयास करते हैं, देखते हैं कौन सफल होगा। सबसे ज्यादा हावी मुद्दा बिहार में क्या रहने वाला है? वो ये कि इससे पहले मुझे याद है कन्हैया कुमार कह रहे थे कि सड़कें नहीं बन रही हैं, लोग वोट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि विकास हुआ है बिहार नहीं, पर में। पानी चोरी के लिए सड़कें बन रही हैं। कब पानी की किल्लत होगी, कब चोरी होगी, हाँ, उसके लिए सड़कें आज बना रहे हैं हम लोग। क्या सोच है ये? अगर ये एक युवा, पढ़े लिखे युवा की सो कॉल्ड अगर सोच है तो मैं कतई इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मतलब ये, बट कम से कम इन द प्रोसेस उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया कि बिहार में विकास हुआ, वहां पे सड़कें बनी। हाँ, वो किस सोच के लिए बनी बताइए? मतलब कब वो समय आएगा? उसके लिए हम लोग को चिंतित होना चाहिए जरूर। वाटर सेव करना चाहिए, पानी को हम लोग को बचाना चाहिए। आने वाले समय में संभवतः ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, बट वो कब होंगी उसके लिए बिहार आज सड़कें बना रहा है। सोचिए क्या बात कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है, कन्हैया अभी पद यात्रा हुई है, राहुल गांधी एकदम जातिगत जनगणना को लेकर बहुत एक्टिव थे, फिर बाद में उन्होंने जो जातिगत जनगणना हुई थी उसी को कहा कि ये ठीक से नहीं हुई है। आप भी फेवर में रहे जातिगत जनगणना के, बीजेपी ने क्लैरिटी से बताया नहीं है, तो ये फिर आपको ऐसे कटघरे में खड़ा करता है कि भाई ये कैसा साथी है? नहीं, कैसा साथी नहीं है। देखिए, मैं साथी इसीलिए हूं ना, नहीं तो मैं उन्हीं का सदस्य होता। Why am I a different party? Because I have my own priorities. I have my own ideology. मेरी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी प्राथमिकताएं हैं, इसीलिए मैं एक अलग दल हूं। अगर सब कुछ सेम ही होता और उन्हीं की सोच के साथ मुझे चलना होता तो we might as well be one party ना। Why am I an ally? लेकिन Because I have my... चिराग जी ऐसा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परसेप्शन ये है कि जो उन्हें पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको ना पसंद वो बात नहीं करेंगे। वो क्या गाना है ना, तो आपको कभी ऐसा नहीं, मोदी जी ने, अमित शाह ने ऐसा नहीं बोला कि भाई चिराग ये ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ये क्या है, तुम अलग ही अपनी राह पर चल रहे हो, अलग ही राग है? गाना आपने ठीक बोला, साइड आपने गलत कर दी। वो वर्जन मेरा था, आपने उनकी तरफ से सुना दिया। जो मुझे हो पसंद वही बात करेंगे। उन्होंने किया भी है। मैंने लैटरल एंट्री को लेके एक बड़ा विषय था और मेरी प्राथमिकताओं का विषय था। मुझे खुशी है इस बात की कि जैसे ही मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष उस विषय को रखा, उन्होंने तुरंत उसको एक्नॉलेज किया, उसके ऊपर एक्शन किया और उसको विड्रॉ किया। और जब जब मैंने उनके सामने ऐसी बातों को रखा है, और मैं अपनी बात ही नहीं, मैं शायद आई डोंट नो, आई कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एलाइज, बट आई थिंक वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। जितने भी सहयोगियों ने अपनी बातों को, अपने कंसर्न्स को रखा है, हमेशा प्रधानमंत्री जी और गठबंधन के भीतर उसको वो सम्मान दिया गया है। नहीं, तो आप जिस तरीके से बातें रखते हैं,
कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको कभी कहा नहीं जाता है कि चिराग थांबा? थांबा? हाँ? क्या गलत बोलता हूं मैं? अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तब कोई मुझे रोके ना। अगर मैं किसी के हक की बात कर रहा हूं और मैं जिनका प्रतिनिधित्व करता हूं, समाज के गरीब वंचित वर्ग का, अगर मैं उनकी बातों को वहां तक नहीं लेके जाऊंगा तो और कौन लेके जाएगा? ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और उनके साथ में हूं ही इसीलिए ना, ताकि समाज का वो वर्ग भी उनके साथ जुड़े जो संभवतः शायद वैसे नहीं जुड़ता होगा, ताकि मैं उनकी बातों को उन तक पहुंचा सकूं, प्रधानमंत्री जी तक, सरकार तक लेके जा सकूं। इस भूमिका को मैं भी निभाता हूं और वो भी इसको अप्रिशिएट करता है। मैं बिहार आपको वापस लेकर आना चाहती हूँ, लेकिन उस बीच चूंकि आपने इसका जिक्र किया, मैं आई डोंट वांट टू मिस इट कि रूबिका, आप मुझसे मेरे मंत्रालय के बारे में सवाल पूछ रही होती अगर ये हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा होता और दुनिया की दूसरी चीजें नहीं हो रही थी, बट दैट्स द फैक्ट, इट इज हैपनिंग, और वो सवाल मुझे पूछना पड़ेगा। लेकिन आपके जितने भी विरोधी हैं वो सब ये कहते हैं क्या चिराग पासवान को झुंझुना थमा दिया है ना, कि क्या हो जाएगा इसमें? ऐसा भी बोला था? हाँ हाँ, ऐसे भी बोलते हैं, मतलब ये ऐसा मंत्रालय है कि बस पकड़ा दिया है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अब तक क्या हासिल किया है, या ये कहिए कि आपके जरिए देश ने क्या हासिल कर लिया है, आपके मंत्रालय के जरिए आपने ऐसा क्या काम किया है? अगर मुझे 5 ऐसे काम फटाफट से आप गिना दें। पहले तो मैं इस मंत्रालय की अहमियत बता देता हूं। जो लोग इसको झुंझुना समझते हैं इस मंत्रालय को, उनको ये समझना जरूरी है कि आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, नॉट दैट आई एम फ्लॉन्टिंग बिकॉज आई एम द मिनिस्टर फॉर दिस मिनिस्ट्री, हकीकत में भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए, जहां पे एक बड़ी आबादी कृषि के साथ जुड़ी है, किसानी के साथ जुड़ी है, अन्नदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सेक्टर है तो वो फूड प्रोसेसिंग का है। हम लोगों को निरंतरता में इस बात की चिंता रहती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को लेकर। वो तस्वीरें आपको भी विचलित करती हैं, मुझे भी करती हैं, जब सड़क पे हम लोग आलू टमाटर जब किसान फेंक देते हैं। हाँ। ऐसे में इन तस्वीरों को का अगर विकल्प बनना है, इन तस्वीरों से अगर हम लोग को हटना है, तो प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली झुंझुना समझने वाली सोच ने कभी उसको महत्व नहीं दिया। आज की तारीख में प्रोसेसिंग ना के बराबर ये सेक्टर की प्रेजेंस है हमारे देश में, और इसको जितना हम लोग बढ़ाएंगे, ना सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम लोग नियंत्रित करेंगे, बल्कि प्रोसेसिंग गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है, वैल्यू एडिशन का काम करता है। जो खाद्य पदार्थ आप डायरेक्टली निकाल के खाएंगे, उसमें 4 गुण और बढ़ाकर ही आपकी टेबल पर वो लेकर आएगा। ग्लोबली हम लोग कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं आज की तारीख में थ्रू फूड प्रोसेसिंग सेक्टर? इवेंचुअली भारत में वो सामर्थ्य है, हम लोगों में वो क्षमता है कि भारत अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पे प्रस्तुत कर सकता है। एक बड़ी आबादी को हम लोग ना सिर्फ उनकी हंगर नीड्स को पूरा कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबल हंगर नीड्स को भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। सो एज अ सॉफ्ट पावर थ्रू फूड प्रोसेसिंग वी कैन हैव अ मेजर फुटप्रिंट अक्रॉस द ग्लोब। जिस सोच पे मैं काम कर रहा हूं, भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाने की सोच की दिशा में मैं कार्य कर रहा हूं। साथ ही में मेरा ये सपना है, मैं चाहता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए जहां कम से कम भारत का एक व्यंजन उस डाइनिंग टेबल पर जरूर हो। खाद्य प्रसंस्करण हम लोग शुरू से घर में जुड़ा रहा है। मतलब जब हम लोग प्रसंस्करण जानते भी नहीं थे कि प्रोसेसिंग भी कोई वर्ड होता है, तब से हमारे घर पे हमारी नानी दादी अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, दही जमाती हैं। क्या है ये सब? प्रोसेसिंग ही तो है। उसी की एक बड़ी व्यवस्था, और ये व्यवस्था, इसकी जितनी कारपेट बॉम्बिंग होगी, किसानों की भी आर्थिक मदद होगी, रेवेन्यू जनरेशन होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इन तमाम दिशा को मजबूती तो 100% पाने के लिए कितना % चल चुके हैं चिराग पास? अभी काफी चलना बाकी है, बहुत। वी आर अभी बेबी स्टेप्स पे हैं। ऑल द बेस्ट। लेकिन बिहार में तो बेबी स्टेप लेने के बिल्कुल मूड में नहीं लग रहे हैं आप। ऐसा कहने का कारण? मैंने सुना है आप जैसे फूड बास्केट है सुनी वैसे। सुनाई बातों में ना जाए। तो अब मैं कंफर्म कर रही हूँ ना आपसे, अब आप जायंट स्टेप लेना चाह रहे हैं, तो बेबी स्टेप आप फूड प्रोसेसिंग में सबसे पहले प्रोसेसिंग को लेकर मेरे मंत्रालय में जो मुझे लगता है कि एक हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी बीन वांटिंग निफ्टम, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ है, जहां पे हम लोग R&D करते हैं, पूरी व्यवस्था है वहां पे नए नए टेक्नोलॉजीज को, नए नए इनोवेशंस को क्रिएट करने की।
साथ ही में प्रसंस्करण से जुड़ी हुई, प्रोसेसिंग से जुड़े हुए तमाम विषयों की पढ़ाई वहां पर होती है। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम माय मिनिस्ट्री वाज डिमांडिंग, बिकॉज अभी तक देश भर में एंड INI मान्यता प्राप्त ये इंस्टीट्यूट है, मात्र 2 निफ्टम थे, एक तांजावुर तमिलनाडु में और दूसरा कुंडली में। तीसरे उसकी लंबे समय से मेरा मंत्रालय मांग कर रहा था, बिकॉज वो डिमांड थी, युवा आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं। सो मुझे खुशी है इस बात की। सो दिस आंसर्स 2 क्वेश्चंस कि बिहार के लिए भी क्या। तीसरा, हाँ, मैं सोच रही थी कि जाना था रंगून, पहुंच गए चीन। हाँ, तो तीसरा निफ्टम जो है वो बिहार में खुलने जा रहा है। इसी बार वित्त मंत्री जी ने बजट में उसकी घोषणा की है। मुझे लगता है कि ठीक है, इंस्टीट्यूट खुलेगा, मैं समझ गई। लेकिन बिहार में जैसे फूड बास्केट आप तैयार कर रहे हैं, मैंने सुना है सीटों का बड़ा बास्केट भी आपने तैयार कर लिया है। अमित शाह जी के पास जाएंगे और कहेंगे देखिए ये बास्केट में सीटें नहीं आई तो फिर खत्म मामला, ऐसा है? एप्पल ऑरेंजेस कैसे एक साथ एक बास्केट में आप ले आए? सीधा खाद्य प्रसंस्करण से, हाँ, गठबंधन का प्रसंस्करण। अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई चर्चा अभी नहीं हुई। जो आपके ऐसे दिल से निकली है ना, ये है कि कभी नहीं थी, ना 2014 में ना 15 में, 20 में थी जरूर, और मैं अलग हुआ था। बट 24 में वापस उतनी ही मजबूती से इस गठबंधन के साथ हूँ। गठबंधन में हमेशा सहयोगियों का सम्मान किया गया है और मैं मानता हूँ उसी सम्मान के साथ हर किसी को सीटें दी जाएंगी। और ये मेरा आखिरी सवाल है, पर्सनल है लेकिन पूछना जरूरी है क्योंकि बहुत वायरल हो रहा है आपका ये बयान। प्रोफेशनल फ्रंट पर चिराग पासवान जितना बढ़िया कर रहे हैं, प्रोफेशनल फ्रंट पर जितना चमक रहे हैं, पर्सनल फ्रंट पर बहुत परेशानियां हैं। ये बात सच है क्या? खासकर बंटवारे को लेकर, और चाचा जी तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते ही हैं। मैं सहज नहीं हो पाता हूं पारिवारिक बातों को सार्वजनिक मंच पे करने के लिए, बट परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब कुछ पारिवारिक रहा ही नहीं है। सारी चीजें इज देयर इन द पब्लिक डोमेन। आप चाचा को मना क्यों नहीं लेते? आप इतना मतलब सहज हैं, इतना अच्छे से बात करते हैं, मुझे नहीं लगता है आपके बड़े भी हैं, तो आप जाइए ना, उनसे कह दीजिए। मैं गया तो था, दरवाजा ही नहीं खोला उन्होंने। गया तो था, यू नो दैट। उस वक्त तबीयत भी ठीक नहीं थी। बड़े हैं मुझसे उम्र में, एक हद के बाद बोलने की मेरी मर्यादा भी नहीं है उनके सामने बातों को। बट यहाँ पे विषय मेरी माँ से जुड़ा हुआ है, मेरी माँ से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ठीक है, इट्स अनफॉर्चुनेट जो हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट आई एम अ फाइटर सन। फाइट कर रहा हूँ, हर स्तर पे कर रहा हूँ, पर्सनली भी, पब्लिकली भी, आपने तो राजनीतिक में भी। माँ चंडी का अवतार ले लिया था, बयान देते देते कहा कि फिर आ जाएं अगर उनको बंटवारा करना है तो, और मैं भी बता दूंगा। मतलब आपके पास तो जैसे लिस्ट पड़ी हुई है कि चाचा ने क्या क्या काम कर रखे हैं और क्या क्या कांड कर रखे हैं। कोई आपको धक्के मार दे, आप बर्दाश्त कर लोगे। एंड आई नो हाउ मच यू लव योर मदर टू, रुबिका जी। कोई आपकी माँ के साथ ऐसा करे, खून खौलता है। मैं रिश्ते की मर्यादा रखता हूँ, मर्यादित रहने का प्रयास करता हूँ, बट तकलीफ तो होती है हद से ज्यादा। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। और आपको तो मैं पर्सनली भी जानती हूँ और मुझे पता है आप इस बात को लेकर कितने इमोशनल हैं। ऑन दिस नोट मैं चाहती हूँ कि आपसे इजाजत लूं। सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन फूड प्रोसेसिंग को लेकर आपका ड्रीम जल्द से जल्द पूरा हो, ये उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि ये भारत के सपने की बात है। राइजिंग भारत का एक मजबूत हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां चिराग पासवान के लिए। और बिफोर मैं इस मंच से निकलूं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे सेक्युलरिज्म पे सवाल उठाते हैं, तिलक कलेवा पे सवाल उठाते हैं, उनको मैं ये बता दूं कि मेरे सबसे करीबी और सबसे अच्छे दोस्तों में मेरी एक मुस्लिम दोस्त है, रुबिका जी। थैंक यू।